रिकॉर्डिंग शुरू हुआ देखो। जी भैया। क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखे, तो बताएगा मुझे क्या, मतलब हम लोग का अभी तक क्रम रहा पहले उल्लास में, क्या क्या वस्तु हमने देखी, किस क्रम में देखी और किस ऑर्डर में देखी उन चीज को, है तो जी। सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, काव्य का प्रयोजन, है ना। सबसे पहले क्या देखा बेटा, काव्य के प्रयोजन। ठीक है। उसके बाद क्या देखा, काव्य के कारण हेतु, काव्य हेतु। यही देखे, है ना। उसके बाद क्या देखा, उसका स्वरूप, काव्य प्रयोग। काव्य का स्वरूप, है ना, यानी काव्य का जो लक्षण है कैसा है, क्या है ना। ठीक है। उसके बाद फिर काव्य भेद, है ना, काव्य के भेद, उत्तम मध्यम अधम इत्यादि जो भेद देखते हैं नॉर्मली, है ना। ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने उत्तम काव्य यानी ध्वनि काव्य को देखा, सेकंड नंबर पे गुणीभूत व्यंग और थर्ड नंबर पे चित्र काव्य। यही बात थी ना। जी जी। उसके आगे अब हमको चलना है ना, उसके आगे चलना है अपने को। उसके आगे बता रहे हैं कि आपने जो लक्षण किया था काव्य का, क्या लक्षण किया था आपने, शब्दार्थ यो, शब्दार्थ का जो स्वरूप है वह काव्य होता है। और कैसा शब्दार्थ, उसमें दो तीन तीन विशेषण आपने दिए थे, कुचद्र अलंकृति को हटा दिया, दो विशेषण मुख्य थे, है ना। कुचद्र अलंकृति तो सहायक है, इनकी ही बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो आपने अदोष और सगुण, है ना, अदोष यानी दोष रहित और गुण जो शब्दार्थ है वह काव्य है। और कुछ अलंकृति कहीं कहीं अलंकार रहित होने पर भी वह काव्य माना जाता है, ऐसा करके आपने लक्षण किया था। यही बात थी। आवाज वगैरह क्लियर है ना, कट तो नहीं रही है। स्पष्ट है। तो यही लक्षण था आपका काव्य का, इसमें कोई फेरबदल तो नहीं है ना। अब जो मुख्य है आपके वो शब्दार्थ ही है, मुख्य तो क्या है, शब्दार्थ है ना, शब्द और अर्थ, तो ही कह रहे हैं। अब शब्दार्थ है क्या वस्तुता, उसका स्वरूप बताया जा रहा है, कह रहे क्रमेण शब्दार्थ योग स्वरूप माह। अब क्रमशः किसका स्वरूप बताने जा रहे हैं पंडित जी, किसका स्वरूप बताने जा रहे हैं, शब्द और अर्थ का। शब्दार्थ योग स्वरूप माह, शब्दार्थ का स्वरूप कहने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, क्या कह रहे हैं, स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। पढ़, आप लोग पढ़ा करिए इसको, पढ़ो, मूल को आप लोग पढ़ा करिए, नहीं पढ़ते हैं आप लोग, है ना। लेकिन एक एक लोग पढ़ा करिए, सब लोग पढ़ते हैं तो गड़बड़ होता है, समझ रहे हैं। अभी दिखा रहा हूँ, देखो क्या गड़बड़ होता है, दिखाऊं, देखो दिख रहा है, ये देखो, ये कमेंट दिख रहा है, देखो यूट्यूब पे है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या लिखा है सर, आवाज अधिक आती है। समझ गए, अब ठीक से पढ़ना है ना, एक लोग पढ़ो तो सही रहेगा, सारे लोग एक साथ पढ़ने लग जाते तो गड़बड़ हो जाता है। तो क्या कहा आपने पंडित जी, क्या बोले आप, कि स्याद् वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा, है ना। बोले स्यात् वाचकः लाक्षणिकः, है ना, स्यात् वाचकः लाक्षणिकः व्यंजकः त्रिधः शब्दः अत्र यानी काव्ये स्यात्। इस काव्य में कितने प्रकार का शब्द बताया गया पंडित जी, कितने प्रकार का शब्द होता है, अत्र उठाओ, अत्र मतलब इस काव्य में, है ना, त्रिधा शब्द स्यात्, तीन प्रकार का शब्द है। कौन सा, बोले वाचकः लाक्षणिकः और व्यंजकः, शब्द के तीन प्रकार हो गए, वाचक लाक्षणिक और व्यंजक, है ना। अत्र का मतलब काव्य है, और एषाम स्वरूपम वक्ष्यते। यहाँ ये पूछा जाएगा आपसे, पंक्ति दे दी जाएगी, जैसे याद वाचको लाक्षणिकः शब्दो अत्र व्यंजकस्त्रिधा में अत्र शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रहेगा, अत्र मतलब काव्य है। ठीक, अब कह रहे हैं एषाम स्वरूपम वक्ष्यते, अब इनका स्वरूप यहाँ आगे कहा जा रहा है ना। क्या कह रहे हैं, वाच्यादयः तदर्था स्युः,
अभी जो आपके वाच्य, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द है ना, ये आपके शब्द हो गए तीन, तीन प्रकार के, ठीक। त्रिधा शब्द। अब ये तीन प्रकार के शब्द है, इनके अर्थ भी कितने प्रकार के होंगे? इनके अर्थ भी कितने प्रकार के पंडित? तीन बोलो प्रकार बोलो। तीन प्रकार तीन प्रकार के। हाँ, तीन ही प्रकार के इनके अर्थ भी है। कौन से तीन प्रकार के अर्थ हो जाएंगे? ये वाचक है तो उसका अर्थ क्या होगा? वाच्य। उसका अर्थ क्या कहलाएगा? वाचक का अर्थ क्या कहलाएगा भाई? वाच्यार्थ है ना। ऐसी लक्ष्य लाक्षणिक शब्द है तो उसका अर्थ क्या कहलाएगा? लाक्षणिक का व्यंजक शब्द है तो उसका अर्थ क्या कहलाएगा जी? व्यंग्यार्थ व्यंग्यार्थ है ना, व्यंग्यार्थ। ठीक है, वही लिख रहा है नीचे देखिए, वाच्यादयः तदर्थाः स्युः, वाच्यादि उनके अर्थ होते हैं, तदर्थाः मतलब ये दो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द हैं, इनके अर्थाः स्युः कौन कौन? बोले वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अब अब शब्द हो गया, अर्थ हो गया, अब इनको द्योतित करने वाला है कौन? आपको कैसे पता कि इस शब्द से यही अर्थ निकलेगा? कोई शक्ति होगी ना, तो वही बता रहे हैं। देखो ये मैं यहाँ बता देता हूँ, आगे अपने आने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले आपके शब्द हैं वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इनके अर्थ क्या है? वाच्यार्थ है, जिसको हम लोग अविधेय अर्थ बोलते हैं, दूसरा लक्ष्यार्थ है, तीसरा व्यंग्यार्थ है। अब इन अर्थों को बताने वाला कौन है कि ये वाच्यार्थ है? किसी कोई चीज तो होगी ना ऐसी, कोई शक्ति होगी ना उस शब्द के अंदर। हम लोग पढ़ते हैं ना उधर न्याय में, शक्तम पदम पढ़ते हैं ना, शब्द है वो शक्त है, समर्थ है, उसमें कोई शक्ति रहती है जो कि उससे उसके अर्थ को द्योतित कराती है, उसके अर्थ को बताती है। कोई तो शब्द ही है, शब्द में शक्ति है ना। तो वो शक्ति कौन सी है? तो बोले जो वाच्यार्थ का बोध कराने वाली है, वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ का बोध कराने वाली है, अविधेय अर्थ का, उसको अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऐसे ही जो लाक्षणिक शब्द के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली है, उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जो व्यंजक शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली है, उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। बात समझ में आ गई? जी जी ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा कर रहा है ना। कह रहे तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। ध्यान से समझिएगा। तीन क्लियर हुए सबको? पहले तो ये बताइए मुझे, क्यों जी? जी सर, आ गया। है ना। अब जो अर्थ आपने जाने ये तीन, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, अब इनसे अतिरिक्त एक चतुर्थ अर्थ भी होता है। इन तीन से अतिरिक्त, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य से अतिरिक्त एक चौथा अर्थ, एक चतुर्थ अर्थ भी होता है। कैसा अर्थ भी होता है? चतुर्थ अर्थ भी, चौथा अर्थ भी होता है ना। उसी के विषय में आगे बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? बोले तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, एक तात्पर्यार्थ नाम का एक अतिरिक्त चतुर्थ अर्थ है, उसको केषुचित् यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, केषुचित् लोग अर्थात कुछ लोग, कुछ जन ऐसा मानते हैं कि तात्पर्यार्थ नाम का एक चौथा भी अर्थ होता है। बात समझ में आ गई पंडित जी? अभी कौन है केषुचित् में? केषुचित् में है कौन? तो कौन है पंडित जी ये केषुचित् वाले? अरे यार, कौन है? है ना, अभिहितान्वयवादी मीमांसक हैं। दो है ना, अन्विताभिधानवादी और अभिहितान्वयवादी। अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी, है ना। अभिहितान्वयवादी कौन है? तो जो कुमारिल भट्ट और कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं, कुमारिल भट्ट हैं और उनके जो अनुयायी हैं, है ना, अनुयायी हैं। ठीक है, जैसे पार्थ सारथी मिश्र, ठीक है ना। और अन्विताभिधानवादी कौन है? तो प्रभाकर मिश्र और उनके अनुयायी, है ना। ठीक है सर, ये अन्विताभिधानवादी हो गया। अभी अभिहितान्वयवाद क्या है, अन्विताभिधानवाद क्या है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, है ना। ये अलग विषय है, अन्विताभिधानवाद क्या, अच्छे से समझाएंगे उसको, ठीक है ना। तो ये जो केशुचित वाले पता लग गया आपको, अभिहितान्वयवादी। अभिहितान्वयवादी मतलब कुमारिल भट्ट और उनके अनुयायी यानी पार्थसारथी मिश्र इत्यादि हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केशुचित करके पार्थसारथी का नाम दिया जा सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पार्थसारथी का भी नाम आपको मिल सकता है पंडित जी, है ना। तो इस नाम को भी याद रखिएगा। ये अनुयायी हैं कुमारिल भट्ट के,
उनके शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है सर, जरूरी नहीं कि आपको अभितान्वयवादी दे दे और कह देगा तात्पर्यार्थों पे केशुचित में केशुचित करके किसको लेना है, पार्थसारथी मिश्र है या और भी कुछ ऐसे नाम दे देगा आपको, है ना, प्रभाकर मिश्र है ना, और 2-4 नाम ढूंढ ढाड़ के ले आएगा इधर उधर से। ठीक है सर, तो गलत तो नहीं होगा अभी? नहीं। समझ में आ गई बात? अर्थात इनका मत ये है कि आपके वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त वाच्यादि जो 3 अर्थ हैं उनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार का अर्थ होता है जिसको हम लोग तात्पर्यार्थ कहते हैं, है ना। ऐसा होता है, ये कौन मानते हैं? अभितान्वयवादी यानी कुमारिल भट्ट और उनके जो शिष्य परंपरा है यानी पार्थसारथी मिश्र इत्यादि, वो ये मानते हैं। ठीक है साहब, क्लियर है सबको? बोलो हाँ की ना। जी। चले आगे फिर, क्या कह रहे हैं आगे, कैसे क्या है पंडित जी? तो क्या कह रहे हैं? आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्षमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थोपि विशेष बपु पदार्थ अपि वाक्यार्थ समुल्लसति अभितान्वयवादिनाम मतम्। अब 2-3 प्रश्न इसमें से आपके सीधे सीधे बन रहे हैं, उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, पहले अर्थ जान लेते हैं पंक्ति का। ठीक है ना? ठीक है सर जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आकांक्षा योग, आकांक्षा जानते हैं ना, एक पद को दूसरे पद से अन्वित होने की जो है ना आकांक्षा रहती है उसको आकांक्षा कहते हैं। योग्यता वनहीना सिंचती, है ना, योग्यता अभाव है। सन्निधि, है ना, एक काल में शब्दोच्चारण, ऐसा नहीं गा माने एक काल में गा एक काल में बोला, आने दूसरे काल में बोला आपने, ऐसा नहीं, एक ही काल में उच्चारण। ठीक है, ये सन्निधि हो गई। तो सन्निधि वशात, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन सन्निधि के सहायता से, है ना, जो वक्षमाण स्वरूपाण, वक्षमाण जो स्वरूप है अर्थात जिनको आप कहना चाहते हैं, ऐसे स्वरूपाणाम पदार्थानाम, पदार्थों के समन्वय में तात्पर्यार्थ नाम का विशेष वपु वाला अर्थात विशेष स्वरूप वाला, विशेष शरीर वाला, है ना, एक पदार्थोपी वाक्यार्थ, एक पदार्थ रूपी वाक्यार्थ होता है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा होता है वाक्यार्थ समुल्लसति, ऐसा होता है, ऐसा कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है इस बात को? बोलो भाई। अभितान्वयवादी। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। हाँ, क्लियर हो गया सबको ये बात? इतना तो जी। ठीक है। अब कह रहे हैं वाच्य एवं वाक्यार्थ, अर्थात जो वाच्यार्थ है वही वाक्यार्थ है, ऐसा किसका मत है? इति अन्विताभिधानवादी, ऐसा अन्विताभिधानवादियों का मत है। किनका मत है? अन्विताभिधानवादी। अन्विताभिधानवादी मतलब प्रभाकर मिश्र। ठीक है सर, जी। समझ आ गई? अब प्रश्न क्या बनेगा, देखिए समझ लीजिए। यहां से ये भी पूछ लेता है, विशेष वपुः पदार्थो, विशेष वपुः अपदार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसति, है ना, विशेष वपु वाला अपदार्थ भी अपने वाक्यार्थ को, ऐसे विशेष स्वरूप वाला जिसमें तात्पर्यार्थ निहित रहता है ना, तात्पर्यार्थ से युक्त पदार्थों के समन्वय में तात्पर्यार्थ से युक्त विशेष वपु यानी विशेष शरीर वाला अपदार्थ भी वाक्यार्थ को द्योतित कर सकता है। समझे? वाक्यार्थ को प्रतीति करा सकता है, ऐसा कौन मानता है? ये आपसे यहाँ से पूछा जाए, समझे? और ये पूछा भी गया है। समझ आ रही बात? जी। ठीक है, मतलब तो ये होता है कि आप आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इनकी सहायता से, इनकी सहायता से जो भी आपका विशेष स्वरूप है, जो भी पद का अर्थ है ना, उसकी उससे मतलब वक्षमाण जो स्वरूप है यानी जो उससे प्रतीत होने वाला जो भी अर्थ है उसका आप ज्ञान करते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से हम लोग कर ही लेते हैं, करते हैं ना, कदाचित लक्षणा से कर लेते हैं, कदाचित व्यंजना से कर लेते हैं, कर ही लेते हैं उसको, तो इनकी सहायता लगती है और हम कर लेते हैं उससे। नहीं करते? बताओ। करते रहिए। कर लेते हैं ना। अब कह रहे हैं इनका इनसे ये जो पदार्थ हैं इनका समन्वय इनसे अर्थ बोधित न होने पर भी, अर्थात इनकी स्वरूप है, इनके से द्योतित जो पद है उनसे आपकी जो प्रतीति है उस अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, है ना। और क्या होगा फिर?
बोले विशेष तात्पर्यार्थ से ही एक विशेष वपुः अपदार्थोपि, है ना, विशेष वपु वाला अपदार्थ भी वाक्यार्थ हो जाएगा, ऐसा कौन मान रहे हैं? ये अभिधान्वयवादी आपके मानते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी सबको? आगे मान। ठीक है, जी भैया। मतलब इनकी जरूरत नहीं है उनको, इनसे अतिरिक्त एक चौथा अर्थ वो निकाल के लाते हैं। अब ये कौन सा है तो हम लोग बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अभी इस पे अब इतना याद रखिए कि अन्विताभिधानवादी है, अभिधान्वयवादी है। क्या प्रश्न बनेगा आपसे पूछ लिया जाएगा केषुचित शब्द का से क्या लेना है, ठीक है। और यही जो मैंने बताया जितना विशेष वपु पदार्थों की वाक्यार्थ, ये कौन कहता है, ये पूछा गया है ना। तो ये अभितान्वयवादी हैं आपके, है ना। अभितान्वयवादी करके कौन है ये भी याद रखना है, और नाम भी दे देगा, है ना। ये पूछ लेगा वाच्य व वाक्यार्थ ये कौन मानता है, अन्विताभिधानवादी। इसका उल्टा करके पूछ सकता है वाच्य व वाक्यार्थ ऐसा कौन नहीं मानता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अथवा विशेष वपु पदार्थों की वाक्यार्थ ऐसा कौन नहीं मानता है, ये भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारे मैंने संभावना यहाँ पे आपको बता दी, क्लियर है? ठीक है सर। जी भैया। जी भैया। जी भैया। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं मीमांसक आचार्य कुमारिल भट्ट का मत है कि शब्दों के अर्थ से पृथक एक नूतन अर्थ वाक्यार्थ के रूप में प्रकट होता है। इसका क्रम है कि वह कि पद अपनी अभिधा आदि वृत्ति से किन्हीं अर्थों को अलग अलग प्रकट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति, ठीक है ना। तो अब राम का एक अलग अर्थ है, 3 पद है ना इसमें, राम गृह गच्छति, 3 है ना, 3 पद है कि नहीं? अरे बोलो यार फटाफट फटाफट, 3 पद है ना। अब तीनों पदों का अलग तीनों पदों का अपना अपना अलग अलग अर्थ है। तो अभिधा शब्द शक्ति आपकी आएगी, वो तीनों का अपना अलग अलग अर्थ बोलते रहना देखिए, चाहे तो लक्षणा से करिए, चाहे व्यंजना से करिए, किसी से भी कर लिए। आपकी शब्द शक्ति का काम कितना है कि वो अपने अलग अलग पदों का आपको बोध करा देगी। वही कह रहे ना, वृत्ति से किन्हीं अर्थों को अलग अलग प्रकट कर देते हैं। उसके बाद उन अर्थों का परस्पर संबंध होता है। मतलब शब्दों का संबंध नहीं होगा, शब्दों से क्या निकलेगा, अर्थ, और जाके अर्थ वो मिल करके वाक्यार्थ का निर्माण करेगा। समझ रहे हैं ना, एक अलग होगा वो अलग होगा कि नहीं होगा बताओ? अच्छा, अरे जो अर्थ आपने पढ़े राम गृह गच्छति, तो राम गृह गच्छति का जो राम का अर्थ था, राम पद से जो भी था, है ना। गृह का मतलब जो अपना जो उसका घर था वो, है ना। गच्छति का अलग अर्थ था। अब तीनों ने मिलकर के एक नया वाक्य अर्थ कर दिया कि नहीं खड़ा कर दिया? बताओ 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 बताओ, वही कह रहा है। उसके बाद परस्पर संबंध हो जाता है, अर्थात शब्दों द्वारा अभिहित अर्थों का बाद में अन्वय, अर्थों का अन्वय हो रहा है। समझे पंडित जी, है ना। परस्पर संबंध होता है, अर्थात अभिहिता नाम, जो अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा कहे गए हैं वो कौन है? अभिहित। कौन हुए अभिहित? अर्थ। उन अभिहितों का अन्वय होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मत को अभिहित अन्वय। समझ गए पंडित जी? समझ में आया नहीं आया बात सबको? आ गया। अरे अभिधा से निकले जो शब्द हैं आपके, उनका अभिधा वृत्ति के द्वारा आपने ज्ञान किया, ठीक है। उनके अर्थों को निकाला आपने, और वो अर्थ निकल के मिलके एक महावाक्य अर्थ बोध किया आपको। वही तो अभिहिता के अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अभिहित अर्थ थे, है ना, उनका अन्वय किया आपने, परस्पर संबंध बनाया कि राम से अच्छा ये अर्थ, घर से ये अर्थ, और गच्छति से ये अर्थ, तब जाके आपको महावाक्यार्थ बोध हुआ। तो अभिहित का अन्वय किया ना, इसीलिए उसको अभिधान्वय बात कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये इन चारों से अलग है कि नहीं? अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो अलग है ना वास्तव में? अलग है जी। ठीक है, ठीक है। इस चीज को मानने के कारण कुमारिल भट्ट के अनुयायी अभिधान्वयवादी कहे जाते हैं, है ना। इनके मत में पदार्थों का पारस्परिक संबंध अथवा अन्वय या संसर्ग वाक्य का अर्थ है, ठीक है, वह पदार्थों से विशेष प्रकार का है। मतलब जो आपके पदार्थ निकल रहे हैं, राम का जो अर्थ निकला, उससे अतिरिक्त एक महावाक्यार्थ जो बना वो अलग है उससे, है कि नहीं? वो पदों के द्वारा आप प्रकट नहीं कर सकते उसको, है ना। उसको प्रकट करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति या वृत्ति की उद्भावना करनी होगी, और वही आपकी तात्पर्यार्थ वृत्ति, अर्थात आपका तात्पर्य क्या है उस वाक्य से। अरे आपने कहा राम
गृह गच्छति, है ना। अब हर पद का अलग अलग अर्थ है कि नहीं, ये बताओ मुझे, क्यों जी? हर पद का अलग अलग अर्थ, क्यों जी पंडित जी? बोलो जल्दी बोलो यार। जी भैया। अब जो अभिधा शब्द शक्ति क्या आपका ये काम कर सकती है कि उनके तात्पर्य क्या है इसका, सबका एक साथ बता सकती है? वो केवल अपने पदों के अर्थ को प्रकट करके साइड हो जाएगी बस, है ना। अब उसके महावाक्य को बोध करने के लिए आपको एक अलग वृत्ति की भावना करनी पड़ेगी। यही क्या है, इसी से पता पड़ेगा कि राम का तात्पर्य क्या है, कि वो घर जाना चाह रहे। अरे अभिधान तो केवल राम का अर्थ बताया, गृह का अर्थ क्षति का, बस यही अंतर है आपके तात्पर्य अर्थ वृत्ति में और उस अभिधा वृत्ति में। बात समझ में आ गई? वही कह रहे थे जी। फलतः तात्पर्य अर्थ वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, वह अर्थ न तो अभिधा के द्वारा, लक्षणा या व्यंजना के द्वारा नहीं हो सकता पंडित जी, और वो उनसे अतिरिक्त है। ठीक है, लेकिन प्रभाकर जी इसको नहीं मानते, समझे? प्रभाकर इस चीज को नहीं मानते, है ना। वो ये कहते कि भैया ऐसा कुछ नहीं, शब्द से अन्वित अर्थ ही है जो इसको आप बता रहे हैं, है ना। जो आपने किया है वो कुछ नहीं, बली चीज नहीं की है। आपने क्या किया, आपने अभिहित अन्वय नहीं किया है। अभिहितों का अर्थात पहले आपने क्या किया, राम का अर्थ, गृह का अर्थ और गच्छति का अर्थ निकाला, और फिर उस अर्थ का महावाक्य अर्थ बना दिया। ये आपने नहीं किया। अभी तो आपने क्या किया है, शब्दों को अन्वित किया है। क्या किया आपने? अन्वितों का विधान किया, अर्थात जो अन्वित हुए थे, राम घर जाता है, ये जो देवदत्ता गृहम गच्छति अन्वित हुआ, एक साथ पहले अन्वित कर लो, फिर इसका अभिधेय अर्थ कि राम, हाँ देवदत्त घर जा रहा है, ऐसा वाक्य अर्थ होता है। अब दोनों में अंतर है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, जैसे मान लो हम एक बहुत अच्छे उदाहरण से इसको समझ लेते हैं, आज के बाद आपको दिमाग में से नहीं निकलेगा ये। बता दूं कि चलें आगे, छोड़ दें? बता दीजिए। चलो बता दें। देखो, एक होता है छोटा बच्चा, ठीक। छोटे बच्चे को जब वो सीख रहा होता है चीजों को, है ना, जो लर्निंग मोड में होता है, जब भी जैसे 3-4 साल का बच्चा, मुझे लग रहा है 2-3 साल के बाद वो सीखने लग जाता है ना। उसको पता है अभी, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि जाओ, खिलाते समय बच्चों को कि जाओ, मम्मा मम्मी को ये दे के आओ, पापा को ये दे के आओ, भैया को ये दे के आओ, है जाओ नमक उठा के लाओ, क्योंकि उसको चीजों को सिखाना होता है। तो पहले क्या डायरेक्ट वो जानता है कि नमक किसे कहा जाता है? क्या वो डायरेक्ट जानता है कि गिलास से पानी ले जाकर के देना है? वो देखता है कि किस प्रकार पहले बड़े भाई से कहा गया, छोटी बहन से कहा गया, बड़ी बहन से कहा गया कि पानी लाके दो, तो उसने देखा कि किस प्रकार जब बहन को आदेश दिया गया कि पानी लाके दो, वो सीख रहे हैं ना। ऐसे ही तो हम लोग भी सीखते हैं। जब देखा उसने कि बहन ने पहले पानी लाने के लिए कहा, तो उसने पहले गिलास लिया, गिलास जाकर के उसने पानी की टोटी खोली और वहां से पानी भरा और लाके आपको दे दिया। पिताजी को या माँ जी को जिसको देना था, वो टैप खोल के पानी लाके उसको दे दिया। अब वो ये चीज सीखा ना, यहाँ पहले पानी लाने के गिलास में पानी लेकर के आओ, तो गिलास, इसको गिलास कहते हैं, ये पानी है, उसको लाना कहते हैं, अर्थात उस पानी की उस देश से इस देश में प्राप्ति लाना है। वो सीखा ना, एक एक शब्द पहले उसने जाना कि ये पानी है, ये। ऐसा तो नहीं हो कि उसने एक साथ ही पानी लेकर के आओ का पूरा वाक्यार्थ बोध हो गया उसको, प्रभाकर के जैसे नहीं हुआ ना। वो हम लोगों को हो सकता है, इस एज में हो सकता है वो महावाक्यार्थ बोध, है ना। लेकिन जिस समय व्यक्ति सीख रहा होता है, तो उस समय तो कैसा बोध होता है उसको? तात्पर्य अर्थ वृत्ति से ही होता है ना, अभिहित अन्वय ही होता है ना। बताइए, इस समय हम लोग भी सीख रहे होते हैं, हम लोगों से भी कोई नई चीज सिखाने को आ जाए, नई भाषा सीखने लगो आप, अंग्रेजी सीखने को कह दिया जाए, उर्दू सीखने को कह दिया जाए, तो आप लोग क्या करोगे? पहले पदों के अर्थ जानोगे, तब जाकर के उनका अन्वय करोगे ना, फिर महावाक्य अर्थ बोध करोगे, अच्छा इसका ये अर्थ निकला। यही होता है ना अपने साथ भी। संस्कृत का भी हम लोग कैसे करते हैं, पहले अलग अलग उनका वो करते हैं। अब ये तो बात एक हो गई, तो ये तो घटती है सीखने पे। अब उसका प्रैक्टिकल जब करना है, तो प्रभाकर का मत आ जाता है ना। वो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, शब्दों को अलग अलग, पहले शब्दों को अन्वित कर लो, जो शब्द इधर उधर बिखरे पड़े उनको अन्वित करो, और फिर उनका अभिधेय, है ना, अर्थ निकाल लो। तो दोनों मत अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है, फिट है ना। बस एक अंतर इतना है कि वो सीखने को लेकर के है, और वो एक जब आप सीख चुके हैं, एक लेवल पे आ चुके हैं, उसके लिए। समझ में आ गई बात सबको? अभी दोनों 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 मत समझ में आ गए क्यों कहा जा रहा है, क्यों इनके नाम ऐसा पड़े, अभिहितान्वय और अन्विताभिधान। अन्वितों का अभिधान करते हैं, वो पहले अन्वित करते हैं पदों को, तब अभिधान करते हैं, अर्थात तब उसका अभिधेय अर्थ निकालते हैं, तो अन्विताभिधानवादी हो गए। और वो पहले अभिहित शब्दों का अन्वय करते हैं, अभिहित जो अर्थ है उनका अन्वय करते, तो अभिहितान्वयवादी हो गए। बस इतना ही। ठीक है सर?
जी सबको क्लियर हो गया होगा अभी 93 बात? जी बोलो भैया। फटाक से। जी भैया। जी भैया। भाकर जी बहुत विद्वान थे पंडित जी, है ना? गुरु जी कौन थे इनके? अच्छा, कौन गुरु है कौन शिष्य है इनमें? कौन गुरु कौन चेला है? प्रभाकर जी गुरु हैं और कुमारी लट्टू उनके। खुद मारेंगे। बताओ और बताओ, गुरु जी कौन है शिष्य गुरु है। हैं? प्रभाकर जी। हाँ हाँ, कुमारिल जो हैं, वस्तुतः कुमारिल जी महाराज वो गुरु जी हैं, है ना? किसके? प्रभाकर जी के। प्रभाकर जी पढ़ते थे कुमारिल जी से, ठीक। तो क्या हुआ, एक दिन ये ऐसे ग्रंथ शास्त्र पढ़ा रहे थे कुमारिल, है ना? तो पढ़ाते पढ़ाते वहीं प्रभाकर बैठे थे, पाठ सुन रहे थे बैठ करके। पढ़ाते पढ़ाते गुरु जी कहीं अटक गए, अन्वय नहीं हो रहा था। अब समस्या क्या कि जिस पुस्तक से वो पढ़ा रहे थे वो पुस्तक में थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक था, है ना? प्रिंटिंग का मिस्टेक था, ठीक। वो एक क्या है ना एक छोटे बच्चे को बोला गया, कथा है, समझ जाएगा। चलते आगे, चलते बाद में बता देंगे ना। क्या करेंगे? सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वमपि इष्यते। क्या कह रहे हैं भैया आगे? अब जितने आपने अर्थ बताए कौन से सर्वेशम से किस किस को लेना है? 3 अर्थों को ले लो। कौन कौन? आवाज आ रही मेरी? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ। क्रम लगा लेना तो आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, ठीक है ना? वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तीनों अर्थ हैं। अब क्या ना, इन सभी अर्थों में अब तात्पर्य वाले हैं तो उनको भी उठा लो, लेकिन वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य ही ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि सर्वेषाम अर्थानाम, सभी जितने अर्थ हैं आपके वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तीनों में प्रायशः, मुख्यतः कौन प्रधान होता है? बोले व्यंजकत्वम अपि इष्यते, व्यंजकत्व ही प्रधान होता है। चाहे वो वाच्यार्थ हो, वाच्यार्थ में भी व्यंजकत्व प्रधान होगा, है ना? चाहे वो आपका व्यंग्यार्थ हो तो व्यंग्यार्थ में भी व्यंजकत्व, लक्ष्यार्थ हो, लक्ष्यार्थ में भी व्यंजकत्व प्रधान होगा। बात समझ में आ गई सबको? तो सर्वेषां प्रायशः अर्थानाम कः इष्यते? लक्ष्य बोलो फटाफट से। व्यंजकत्वम। व्यंजकत्वम, है ना? अर्थात जितने भी अर्थ हैं आपके, सभी अर्थों में व्यंजकत्व ही, जो काव्य शास्त्र है, इस काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में व्यंजकत्व को ही अभिष्ट माना जाता है, ठीक है? उसी की प्रधानता है। समझ में आई बात? जी क्लियर है? अब चलिए देखते हैं कैसे उदाहरण दिया जा रहा है आगे। सबसे पहले वाच्य था हमारा, तो वाच्यार्थ में कैसे व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वाच्यार्थ में किस प्रकार व्यंग्यार्थ प्रधान है, इस चीज को द्योतित किया जा रहा है ना? तो वही कह रहा है वाच्य से, अर्थात वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ कैसे प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना? क्या उदाहरण है? चलिए आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति अपना माइक ओपन करके पढ़िए, कोई एक व्यक्ति ओपन करे। करो। मातृगृहोपकरणम् अद्य खलु नास्ति इति साधित त्वया तद्भणं किं करणीयम् एवमेव न वासरः स्थायी। मातुः गृहोपकरणम् अद्य खलु नास्ति इति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयम् एवमेव न वासरः स्थायी। देखिए कोई नायिका है, वो अपनी माँ से ये कह रही है ना, कि भाई माँ, मैंने तुम्हें बताया था कि अपने घर में जो है राशन सामग्री समाप्त हो गई है ना? और सायंकाल होने वाला है, ऐसे ही ये सब दिन नहीं निकला रहेगा, है ना? जाके मार्केट से सामान लेके आना है। अब बताइए क्या किया जाए, दिन तो क्योंकि ऐसे स्थिर नहीं रहने वाला है। मैंने तुम्हें बताया था कि अद्य, वही कह रहे ना, इति साधितम त्वया, त्वया साधितम, अर्थात मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था कि गृहोपकरणम मध्य खलु नास्ति इति,
मातुः त्वया मया साधितम, मेरे द्वारा तुम्हें बताया गया था कि गृह उपकरण मध्य खलु नास्ति, कि हमारे घर में जो गृह उपकरण है अर्थात आटा दाल चावल सब समाप्त हो गया है, वो चीजें नहीं है ना। समझ में आ रही बात? तो आप बताइए तदभण अर्थात आप ही बताइए कि किं करणीयम, क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवमेव न वासरास्ति, दिन तो ऐसे ही स्थिर रहने वाला नहीं है। सायंकाल तो हो ही चुका है, दिन ढल जाएगा, फिर मार्केट रात में थोड़ी ना खुला रहेगा भाई, है बताओ। रात में मार्केट तो अभी का मार्केट थोड़ी ना है, वो कभी का मार्केट है? तब से कितने सौ साल पुराना मार्केट है, तो मिलेगा भी नहीं। हम्म, ठीक है। तो कैसे खाना पीना होगा? तो अब देखिए दो बात, एक तो सीधा सीधा यदि अविधेय अर्थ निकालते हैं, अब तो अविधेय अर्थ क्या है, भैया घर की चिंता है बेचारी को, और घर की चिंता करके वो सामान लाने के लिए माँ से अपनी से कह रही है, यही है ना। हम तो सिंपल सा अर्थ यही निकाल पाएंगे हम लोग तो, हैं जो सामान्य अर्थ को निकालते हैं वो लोग तो, जो सहृदयी नहीं है हम जैसे लोग तो यही अर्थ निकाल पाएंगे। लेकिन जो सहृदयी लोग हैं वो इस वाच्य अर्थ में क्या व्यंग्यार्थ निकालेंगे कि कोई जो नायिका है वो क्या है, स्वैर अर्थ विहारार्थिनी है ना, स्वैर विहारार्थिनी है। कैसी है पंडित जी, बोलो। स्वैर विहारार्थिनी है। विहारार्थिनी। विहारार्थिनी का मतलब जानते हैं, स्वैर विहारार्थिनी का मतलब जानते हैं? अर्थात घुमक्कड़ टाइप है, वो घूमना चाहती है ना, उसको अकेले घूमने की आदत है ना, ठीक है, मिलने मिलने जाना हो किसी से, ठीक। तो वैसे ही स्वैर विहार के लिए अर्थात स्वतंत्र घूमने के लिए वो इस प्रकार से बहाना मार रही है कि भैया सामान नहीं है, जाए हम ले आए जा करके, सायंकाल का समय दिया है किसी को मिलने के लिए। तो ऐसा करके यहाँ से ये चीज अभिव्यंजित होती है, ठीक है। तो वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ की प्रतीति आपको बता पड़ रही है, हाँ? बोले बेटा, जी सर। जी भैया। समझ में आ गया सबको? जी भैया। ठीक है, नीचे और देख लेते हैं, उसकी टिप्पणी टिप्पणी देख लेते हैं। देखो वही बात कह रहे हैं, है ना। यहाँ कहने वाली स्वच्छंद विहार की अभिलाषणी, यह व्यंग्यार्थ निकलता है, मतलब ये जो कहने वाली है वो स्वच्छंद विहार की अभिलाषणी है ना, ऐसा वो जाना चाहती है। तो ये समझ में आ गया आपको, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति यहाँ हो रही है ना। और किसके कारण हो रही है ये, किसके कारण हो रही है? तो आप लोग पढ़ते हैं आगे, वक्तृ वैशिष्ट्य, बुद्धि वैशिष्ट्य, काकु वैशिष्ट्य, तो किसका उदाहरण बन जाएगा ये? तो उसके कहने में तरीका है ना, वो कहने के तरीके से पता पड़ रहा है ना आपको, उसके कहने में थोड़ी सी चालबाजी है ना, क्यों जी? जी। कहने से जा रहा है ना, तो किसका उदाहरण हो जाएगा ये? वक्तृ वैशिष्ट्य का। किसका उदाहरण हो जाएगा बेटा? वैशिष्ट का। बताए थे ना पहले, बताए थे ना ये बात पहले भी। जी भैया। जी। लिख लिया करो इन सब चीजों को, लिखा है तो अच्छा है, नहीं लिखा तो लिख लिया करो। वक्तृ वैशिष्ट्य का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, तो बात समझ में आ गई। दो ही तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपको ये उठा के दे देगा, पूछ लेगा कि किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ का। बोले इस अमुक श्लोक में अमुक पंक्ति में क्या अभिव्यंजित हो रहा है, तो आप बता पाएंगे कि स्वैर विहारार्थिनी इति व्यंजते, अर्थात उसका अकेले घूमना, है ना, स्वैर विहार, ये आपका अभिव्यंजित होता है। और किसका उदाहरण है ये? वक्तृ वैशिष्ट का है, किसका? बुद्धि वैशिष्ट का है, काकु वैशिष्ट का है, किसका है? तो वक्तृ वैशिष्ट का उदाहरण है, ध्यान रहेगा ना, क्यों जी? जी भैया। जी भैया। अगला अगला लक्ष्यार्थ में व्यंग्यार्थ की प्रतीति का उदाहरण है, कह रही है साधयंती। चलो आप लोगों में से पढ़ो, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं क्या भैया? हाँ पढ़ो बेटा। साधयन्ति सखी सुभगम शनैः शनैः दुलासी मत कहते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। अब देखिए, एक नायिका दूसरी नायिका से ये बात कह रही है, ठीक है, दोनों मित्र हैं, सखी हैं, है ना। लेकिन वस्तुतः पूर्व नायिका ने, जो अच्छी दोस्त है, उसने दूसरी नायिका को बोले मैं नहीं जा सकती, तुम जाकर के मेरा संदेश हमारे जो प्रिय हैं उनको ये पहुंचा देना, इनके मित्र हैं पुरुष मित्र, उनको बोले उनको पहुंचा देना ये। अब वो जा करके संदेश तो नहीं, लेकिन उसके साथ वो रमण करके आई है, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ ये व्यंजित किया जा रहा है ना, लक्ष्यार्थ के द्वारा यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रतीति किस प्रकार हो रही है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखिए क्या कह रही है,
साधयंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत करते, बोले मत करते यानी मेरे लिए, है ना। हे सखी, सखी मत करते मेरे लिए, क्षणे क्षणे प्रत्येक क्षण तुमने क्या किया है, तो बार बार मेरे लिए जाना आना, वहां संदेश लाना, उसका बेरा ले जाना है, ऐसा बार बार करते करते तुमने क्या किया। आवाज आ रही है मेरी भाई? जी भैया। तो तुमने अत्यंत कष्ट किया मतलब अत्यंत कष्ट को धारण किया है, तो बहुत कष्ट हुआ है। हे सुभगे बहुत कष्ट तुम्हें हुआ है ऐसा करके, है ना। अब वो मत करिए, है ना, उसकी तुम्हें अब अवश्य ऐसा करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया, क्योंकि एक अपने सद्भाव से और स्नेह से, है ना, जो तुमने करणीय था जो करने योग्य था, वो तावत विरचितम त्वया तुमने उतना पर्याप्त कर दिया, बहुत हो गया। ठीक है, तो एक देखिए सीधा सीधा एक अर्थ क्या निकल रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति है तो बहुत आत्मीयता से अपने मित्र से कह रहा है कि भाई तुमने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत बढ़िया, अब रहने दो बस, बहुत हो गया, ठीक है अब हम कर लेंगे, कोई नहीं, जितना हो गया उतना बहुत है। एक तो ये ठीक है, सिंपल सा अर्थ है ना। क्यों जी? जी अब इसमें लक्ष्यार्थ क्या है कि मैंने तुझे भेजा था अपना काम करने के लिए, कि तू मेरी जो चिट्ठी है या कुछ भी है वो ले जाके उसको दे दे और उससे यहाँ ले आ, है ना। अपने वार्ता करने के लिए मैंने तुझे माध्यम बनाया था, और तू जाकर के क्या किया, तूने उसके साथ रमण किया, और रमण करके मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया है ना। मत कृते दूनासी कृता, है ना, सद्भाव करने वाली तूने मेरे लिए अनुचित किया है, सही नहीं किया है। मेरे प्रिय के साथ रमण करके तो या शत्रुत्व आचरितम, तूने शत्रुत्व का आचरण किया। समझ में आ गई बात? समझ में आ रही बात? जी भैया। हाँ, ये तो आपका लक्ष्यार्थ हो गया। अब ये जो लक्ष्यार्थ है, अब इस लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की क्या प्रतीति हो रही है कि उस के साथ तूने रमण करके ये अनुचित किया है। ये क्या है? कामुक विषय जो सापराधत्व है था, तो उस कामुक के साथ तूने रमण करके ये गलत कर दिया है। ये क्या है? व्यंग्यार्थ है। समझ में आई बात पंडित जी? तो लक्ष्यार्थ में व्यंग्यार्थ का उदाहरण आपको क्लियर हो गया है, कौन सा है? अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं आगे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, देखिए जो मैं बता रहा था आपको, ये बातें यहाँ सारी क्लियर की जा रही हैं। याद की होगी तो आप लोगों को भी याद आ गया होगा ये सब जो मैं बोल रहा था। कह रहा अत्र यहाँ पर मत प्रियम रमयंत्या तो या शत्रुत्तम आचरतम, मेरे प्रिय के साथ रमण करके तूने शत्रुत्व का आचरण किया है, ये लक्ष्यार्थ है। और तेन चा, उसी से कामुक विषय के सापराधत्व का प्रकाशन, ये व्यंग्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है सर। जी जी भैया। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी तो क्लियर है सर। ना? ये व्यंग्यार्थ है आपका। तो बस यही याद रखना है कि यहाँ क्या व्यंग्य है, क्या लक्ष्य है, और ये आपका उदाहरण बन जाता है। जैसे वो पहले किसका था? वक्तृ वैशिष्ट्य का था। अब यहाँ आपको बुद्धि लगानी पड़ रही है। लक्ष्यार्थ में व्यंग्यार्थ को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? जी ये किसका उदाहरण हो जाएगा? बुद्धि वैशिष्ट, बुद्धि वैशिष्ट। ठीक है, बुद्धि वैशिष्ट्य का उदाहरण। बस ऐसे ही याद रख लो, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ज्यादा थोड़ा ना याद रखना है। अब देखिए व्यंग्यार्थ में व्यंग्यार्थ की प्रतीति किस प्रकार से होती है, देखते हैं व्यंजकत्व की प्रतीति कैसे होती है। तो क्या उदाहरण दिया है, पढ़ो कोई और दूसरा व्यक्ति जल्दी, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक, जल्दी जल्दी पढ़ो। पश्य निश्चल निस्पंदा विस्निपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुप्तिरिव। क्या कह रहे हैं? अब देखिए कोई नायक नायिका है ना। अब उसने कहा, नायक ने, कि मैं यहाँ आया था और तुम नहीं मिली, है ना। नायिका करिए क्या यार, झूठ बोल रहे हो, गजब झूठ बोलते हो, तुम कहाँ आए थे यहाँ पे? तो नहीं, मैं आया था यहाँ पे और इंतजार किया, बैठा था देखो वहां पे मैं, और बहुत देर मैंने इंतजार किया, उसके तड़ाक के किनारे, सरोवर के किनारे बैठा था मैं। वो तभी से देखो सामने वो जो बलाका है वो तभी से घूम रही है वहां पे, बैठी है, वहां बैठा था।
बोले अच्छा, तो थोड़ी सी CID ज्यादा दिखती थी, है ना, दिमाग ज्यादा चलता था थोड़ा उसका, समझे, क्राइम पेट्रोल CID, दिमाग ज्यादा चलता था उसका, उसने तुरंत से पकड़ लिया। बोले एक बात बताओ, यदि तुम आए थे तो एक बात बताइए, पश्य निश्चल स्पंदाम, है ना, विसिनी पत्रे राजते बलाकाम पश्य, विसिनी पत्र पर अर्थात कबलिनी के पत्ते पर बैठी हुई बलाका, जो कि कैसी है, निश्चल निस्पंदा है, उसको पश्य, उसको देखो, ठीक है, वो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, बोले निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शक्ति जीवा, वो निर्मल यानी एकदम विशुद्ध शुद्ध, मरकत यानी मणि के भाजन यानी पात्र पर स्थित रखी हुई शंख शक्ति के जैसे लग रही है, ठीक है। आप सोच रहे हो सामान्य का वर्णन है, ये क्या है, ये तो उसके यदि विधेय अर्थ देखा जाए तो क्या है कि सामान्य वो जो नेचर है, जो वहां बैठी है भला का विष्णु पत्र पर, उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखो एकदम कैसे शांत बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है, यही वर्णन लगेगा अभिधेय अर्थ, यही है कि नहीं, बोलो जी जी। लेकिन यहाँ व्यंग्यार्थ क्या है, व्यंग क्या है, क्या वो ये कह रही है भैया देखिए, ये जो निष्पन्द, उसका निष्पन्द एकदम बैठना, अर्थात एकदम निश्चल बैठना, ये चीज ये द्योतित कर रहा है कि वो एकदम आश्वस्त है, एकदम आश्वस्त है कि यहाँ कोई नहीं है आसपास, इस चीज से तो एकदम निश्चित है कि नहीं। यदि उसको लगे कि यहाँ कोई आसपास है तो इतनी निश्चिंत नहीं बैठेगी, एकाग्र तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, वो हिलती डुलती रहेगी, इधर उधर गर्दन घुमाती रहेगी, देखा है ना पक्षियों को, वो निश्चिंत कब बैठते हैं, एकदम आश्वस्त कब बैठते हैं, उनको पता है कि आसपास हमारे कोई है नहीं, तब एकदम आश्वस्त बैठते हैं, नहीं तो वो तो ऐसे दिखते रह रहे हैं इधर उधर, आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए फट्टे से उड़ के चले जाते हो, नहीं होता ऐसा पक्षियों के साथ में, है ना, तो उसके आश्वस्त बैठी है, इससे पता पड़ता है कि ये जो स्थान है ये जन रहित है, अर्थात आप यहाँ पे नहीं आए थे, पहली बात, समझ में आ गई बात, ठीक है, ये तो आप व्यंग्यार्थ हो गया, है ना। अब इसमें और निकाल लेते हैं, देखिए कह रहे हैं, अब इससे क्या है, अब वो दोनों लोग गए हुए हैं, अब दूसरा अर्थ लेके आइए इसमें, दूसरा अर्थ क्या लेके आ रहा है कि कोई व्यक्ति जो नायिका है वो नायक के प्रति इस बात को द्योतित कर रही है, कह रही है कि देखो ये स्थान अपने समागम के लिए एकदम समुचित है, बोले कैसे, तो वो बता रही है पूरी बात है कि देखो उस बलाका को देखो, वो एकदम ऐसी लग रही है, एकदम निश्चल है, निस्पंद है, और सारी चीजें वो बता रही है उसको, तो इससे क्या द्योतित कर रही है, ऐसा बता के वो एकदम आश्वस्त है, और ये स्थान कैसा है, जन रहित है, उसके आश्वस्त बैठने से पता पड़ रहा है कि इस स्थान पे कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही बात, वो नायिका अपने कोई जो उसका कामुक प्रिय है उससे ये बात कह रही है ना। अब ये बात तो क्या है, व्यंग, इसमें व्यंग की आपको प्रतीति हो रही है ना, हृदय दृष्टि से देखो तो व्यंग की प्रतीति हो रही है, क्योंकि किसके लिए कह रही है, वो रति क्रीड़ा इत्यादि करना होगा उनको एकांत में, तो अभी उसी के लिए कहा जा रहा है वो सब, है ना, जन रहित जो बताया जा रहा है, पढ़ेंगे तो नहीं बैठ के तो वहां पे, यही तो करना होगा उनको, है ना, तो ये व्यंग का उदाहरण है भाई, ठीक, एक तो ये हो गया। अब इस व्यंग्य से एक दूसरे व्यंग्य की क्या प्रतीति हो रही है वो देखो, अब इससे क्या पता पड़ रहा है कि जन रहित है, अर्थात अपने कार्य के लिए समुचित स्थान है, संकेत स्थान है, ऐसा वो सूचित कर रही है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, जी सर। उसके निश्चित बैठने से आश्वस्त होना, और आश्वस्त होने से उसका जन रहित होना, और जन रहित होने से उसका संकेत स्थान का ज्ञात होना, यही है पंडित, क्लियर हो गया सबको, जी। उस भलाका के निश्चल होने से, वही देखिए बता रहे हैं अत्र निस्पंदित्वेन, अर्थात उसके निस्पंदित होने, मतलब स्पंदित ना होने से, निश्चल होने से, निस्पंदित होने से उसका आश्वस्त होना, है ना, वो आश्वस्त है, वो निडर है, निर्भीक है ना, कि यहाँ कोई नहीं है, ये लक्षणा के द्वारा आपको द्योतित हो रहा है, निस्पंदित्वेन जो आश्वस्तता द्योतित हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, इतनी बात ये भी ध्यान रखो भाई, किसके द्वारा हो रही है, लक्षणा से, ठीक है, आश्वस्तता जो द्योतित हो रही है, यदि पूछा जाए आपके कि निस्पंदत्वेन आश्वस्तत्व जो द्योतित हो रहा है वो किससे हो रहा है, कौन शब्द शक्ति से हो रहा है, तो लक्षणा से, वन लाइनर में इसको लिख लेना, इसके पास ही, समझ गए पंडित जी। जी अब ये जो अब ये तो लक्ष्यार्थ हो गया, ये लक्ष्यार्थ हो गया ना, क्योंकि इसके द्वारा ये द्योतित हो रहा है, लक्षणा के द्वारा, तो लक्ष्यार्थ हो गया। अब इस लक्ष्यार्थ से जो जन रहित तत्व द्योतित हो रहा है पंडित जी, है ना, वो क्या है, वो किसके द्वारा हो रहा है, वो कौन शब्द शक्ति है, बताओ, अच्छा कौन शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति है, वो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जन रहित तत्व जो है वो व्यंग्यार्थ हो गया,
यही है ना, ठीक है। अब इस व्यंग्यार्थ में जो व्यंग की प्रतीति हो रही है वो क्या है, संकेत स्थान है, अर्थात ये अपने समागम के लिए समुचित स्थान है। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई? जी भैया। जी। क्लियर है साहब? वही कह रहे हैं, अथवा अतः संकेत स्थान में कयाचित कंचित प्रति उच्चते, कोई किसी के प्रति कह रहा है, अथवा मिथ्यावदसी, अथवा इसका दूसरा पार्ट जो मैंने पहले बताया था आपको, दूसरा पार्ट मैंने पहले बता दिया था, कह रहे आप मिथ्या बोल रहे, झूठ बोल रहे, न तो मत्रागतः भूति उच्यते, अथवा तुम यहाँ नहीं आए थे, या इसका व्यंजित हो जाएगा, ठीक है। जन रहित तत्व को व्यंजित कर लीजिए, चाहे कि तुम यहाँ नहीं आए थे, आए होते तो ये ऐसे नहीं बैठी होती, ठीक। क्लियर है सर? ये भी किसका उदाहरण हो जाता है, जी। ये भी बुद्धि का उदाहरण है, ये भी किसका है, बुद्धि वैशिष्ट। ठीक है सर, ध्यान रखना तीनों। पहला वाला किसका था, बोलो, वक्तृ वैशिष्ट का। वक्तृ वैशिष्ट। दूसरा वाला किसका बना, बुद्धि वैशिष्ट। बुद्धि वैशिष्ट। बात समझ में आ गई सबको? जी। जी। चले आगे, तो हो गया सब ना पूरा। जी सर। कह रहे वाचक आदि नाम क्रमेण स्वरूप, अब वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, इनके स्वरूप को क्रमशः आपसे कहा जाएगा, ठीक है। कह रहे साक्षात सांकेतिकम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक, वाचक क्या है, वाचक है क्या, कह रहे साक्षात, सीधे सीधे एकदम, बिल्कुल बिना इधर उधर की बातें किए, है ना, सीधे सीधे आपको क्या बताते पंडित जी, साक्षात सीधे सीधे सांकेतिकम यो अर्थम अभिधत्ते, क्या अभिधत्ते, आप लोग पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ा करो, आप लोगों को पढ़ना चाहिए कायदे में तो ये सारी चीजें। पढ़ो एक बार, चलो कोई पढ़ो 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 पंडित। साक्षात् संकेतितं विधत्ते स वाचकः। जो एक बार पढ़ दिया करे वो लोग मत पढ़ा करो, नए लोगों को अवसर दिया करो, ठीक है। ऐसा एक ही व्यक्ति पढ़ता रहेगा तो आगे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा और वो तो फिर पढ़ेंगे भी नहीं, चाहते भी नहीं है कि ना पढ़ना पड़े, है ना। कहते कोई पढ़ता ही नहीं, आप कहते हैं 2 बार 3 बार, कोई पढ़ता ही नहीं है। ये तो इन लोगों की महानता है, ये लोग महान है इतने, क्या करें, थोड़ी सी आंखों में शर्म हो तो पढ़ेंगे, है ना? कह रहे वाचक क्या है, कह वाचक, तो कह रहे यो जो, है ना, साक्षात यानी सीधे सीधे, सांकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो सीधे सीधे, साक्षात यानी बिल्कुल बिना इधर उधर की बात किए, सीधे सीधे साक्षात सांकेतित, अर्थात जिसका संकेतक ग्रह किया गया है ना, जिसका संकेतक ग्रह किया गया है, उस अर्थ को अभिधत्ते अर्थात कहता है, वही वाचक है, ठीक। जैसे गोपद है आपका, क्या पद है, गोपद है। गोपद। अब गोपद कह रहा है, गोपद किसको कह रहा है, साक्षात सांकेतिक अर्थ कौन है, गोत्र विशिष्ट अर्थ, गोत्र विशिष्ट अर्थ, जी। इसी को तो कह रहा है, इसके अंदर गोत्र विद्यमान है, उसको ही तो कह रहे हैं ना। अरे जी। साक्षात सांकेतिक कौन है, गोत्र विशिष्ट अर्थ, है ना। अब उसको, उस अर्थ को जो अभिधत्ते, वह कौन हो गया आपका, वाचक शब्द, वो वाचक शब्द हो गया, सीधे सीधे जो कह रहा है ना। अब किसके द्वारा कहेगा ये शब्द, अपने अर्थ को साक्षात किसके द्वारा कहेगा, एक ही शब्द शक्ति है जिसके द्वारा साक्षात कह सकता है, कौन है, अभिधा शब्द शक्ति, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो शब्द अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ को कहता है वो क्या है, तो वाचक है। ये तो बताया था आपको, जो वाचक शब्द है वो वाच्य अर्थ को कैसे कहता है, किस शब्द शक्ति की सहायता से कहता है, अभिधा शब्द शक्ति की, ये ऊपर ही बताया था मैंने आपको, बताया था ना, जी बोलो, भैया बताया था। है ना। वही कह रहे हैं, यह यह इस लोक में अग्रहीत संकेत से, अर्थात जिसका संकेत ग्रहण न किया गया हो, है ना, ऐसे शब्द से अर्थ प्रतीते अभावात, ऐसे शब्द से अर्थ की प्रतीति का अभाव होता है। अर्थात जब तक आप संकेतक ग्रहण नहीं कर लेते तब तक आपको शब्द में अर्थ की, शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति तो नहीं होगी, है ना। हो जाएगी क्या, जी। नहीं हो होगी। जाएगी क्या, हम्म। अब आप पूछोगे भैया संकेतक ग्रह क्या है, हम्म।
जी बोलो जी जी संकेत ग्रह क्या? अरे आप अभी बताए थे ना, वो जो मत है वही संकेत ग्रह का मत है। जैसे छोटा बालक है, छोटा बालक जब देखता है, उससे कहा जाए कि भाई पानी वाला उदाहरण ले लो, सबसे अच्छा है। चलो दूसरा उदाहरण बदल देते हैं। एक नया शिष्य, सपोज आप लोग छोटे बच्चे हैं, है ना, 10-11 साल के हैं, गुरुकुल पहुंचे। ठीक, गुरुकुल पहुंचे, वहां आपसे गुरुजी ने कहा कि भैया गाम आना है। क्या कहा? गाम आना है, अश्वम बधाना। ठीक, गाय लाओ, घोड़े को बांध दो, ये आपसे कहा। ठीक है, अब जब आप गाय नहीं जानोगे, शहर से एकदम गए, है ना, गाय देखे नहीं थे कभी, है, अश्व नहीं जानोगे तो कहाँ से लाओगे और कहाँ से तो बांधोगे? बताओ, है, क्यों जी? तो पहले देखा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, गुरुजी ने जो बड़े भैया लोग हैं उनसे, या जो बड़ी दीदी लोग हैं उनसे करवाया होगा वो कार्य, है ना, वो लाए होंगे, उन्होंने बांधा होगा गाय को, अश्व को, ये सब किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हाँ इसको गाय कहते हैं, इसको इस देश से इस देश में ला करके इस जगह बांधना है, इस खूंटे पे बांधना है, अश्व को यहाँ से ला करके इस जगह बांधना है, ये आपने देखा होगा, तब ना आप ये कार्य कर पाएंगे, बताइए क्यों जी? है? संकेत ग्रह तो ऐसे ही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आवापोद्वाप प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? आवापोद्वाप, आवाप उद्वाप प्रक्रिया। है ना, आवापोद्वाप प्रक्रिया। अर्थात जो संकेतक ग्रह होता है, वो संकेतक ग्रह किसके द्वारा होता है पंडित जी? आवापोद्वाप प्रक्रिया के द्वारा होता है। आवाप मतलब लाना, उद्वाप मतलब ले जाना। ठीक है, जी अर्थात कोई उत्तम वृद्ध है, बड़ा व्यक्ति, पहले मध्यम वृद्ध के प्रति व्यवहार करता है। मध्यम वृद्ध जब उस कार्य को जैसे जैसे करता है, तो जो अधम वृद्ध है अर्थात छोटा बच्चा है, वो उस चीज को सीखता है, और सीखता है तो फिर आगे चल के वो वही काम करने लग जाता है। नहीं होता ऐसा? क्यों जी? जी हम्म होता है। हम्म ठीक है ना। है ना, और लोक में हम लोग व्यवहार से सीखते हैं संकेत ग्रह को। लोक में हम देखते हैं कौन किसको कैसा व्यवहार कर रहा है, वैसा ही संकेत ग्रह हम भी करने लग जाते हैं। नहीं करने लग जाते? बताओ। हम्म जी करते हैं। लोक का व्यवहार भी तो संकेत ग्रह का साधन है। हम लोग के व्यवहार से सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, कैसे कौन कौन क्या क्या व्यवहार कर रहा है, कैसा कैसा व्यवहार कर रहा है ना, वैसा वैसा हम भी करने लग जाते हैं। अच्छा व्यवहार है तो अच्छा करते हैं, गंदा व्यवहार है तो गंदा करते हैं, गंदा देखते हैं। हैं? इसीलिए तो जैसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, वैसा आपका व्यवहार बनता चला जाता है पंडित जी। है, लोगों का व्यवहार से हम लोग सीखते हैं, नहीं है? जी भैया। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी उपाय हैं जिनके द्वारा हम लोग संकेत ग्रह करते हैं। कहाँ कहाँ से करते हैं तो एक कार्य का है, उसको आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो, और वैसे मैंने भेजी भी हुई है। ठीक है, कौन से हैं? शक्ति ग्रहम, इसी को शक्ति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, याद रखना संकेत ग्रह को, है ना। व्याकरण, उपमान, मिला के लिख दूं ना सब, अलग अलग लिखूंगा तो श्लोक जी कहाँ रह भैया। जाएगा। उपमान कोशात, कोशात वाक्या, वाक्या। व्यवहारतश्च, नारायण। ठीक है, वाक्यस्य वाक्य शेषात्, से शेषात् विवृतेर्वदन्ति, विवृतेर, दो ताई बनते हैं, विवृतेर वदन्ति। वदन्ति, सानिध्यतः सिद्धपदाश्च, अरे रुक जा, सानिध्यतः सिद्ध सिद्ध, पदस्य वृद्धा।
पदस्य वृद्धा, ठीक है, ये भी कारण है। कौन से तो अलग अलग में लोग समझ लेना है ना। सबसे पहले क्या है, व्याकरण है, ठीक। दूसरा क्या है, उपमान है ना, उपमान यहाँ लिख देता हूँ, उपमान, ठीक। तीसरा क्या है, कोश। अगर कोश मेदिनी कोश वहां से भी हम लोग सीखते हैं किसको क्या बोला जाता है, नहीं सीखते हैं, बताओ कितने पर्याय वहां से सीखते हैं, आप्त वाक्य के द्वारा। ये तो जानते होंगे सब लोग, आप्त वाक्य से सीखते हैं हम लोग, है ना, कि इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है। व्यवहार से भी सीखते हैं, ठीक। और किससे, बोले वाक्य शेषात, वाक्य शेष से भी सीखते हैं, विवृति से सीखते हैं, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। किससे सीखते हैं, बोले सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धा, सिद्ध पदों के सानिध्य से सीखते हैं, है ना। या फिर वृद्धों के उपदेश से सीख जाता है, वृद्ध उपदेश से। ये सब आपके सारे के सारे क्या है, संकेत ग्रह के कारण है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है ना। जी भैया आ गया। अब इसका एक वो उदाहरण के रूप में भी मैंने डाला था एक बार, ध्यान नहीं मुझे कितना, वो ग्रुप में मिले तो फोटो देखना। इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं कदाचित, कि ये व्याकरण का उदाहरण कौन सा, मान का मिलाने को दे दिया जाता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो कह रहे अग्रहित संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते है अभावात, क्योंकि जिसमें संकेत ग्रह नहीं होता है ना, ऐसे शब्द में अर्थ प्रतीति का भी क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। संकेत सहाय एवं शब्दों अर्थ विशेषण प्रतिपादयति, संकेत ग्रह की सहायता से भी, सहायता से ही, संकेत ग्रह मतलब वही शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह की सहायता से ही शब्द जो है वह अर्थ विशेष का प्रतिपादन कर सकता है ना। कह रहे यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेत क्रियते स वाचक, और जिसका जहां पर अव्यवधान अर्थात बिना व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है, वह शब्द उसी का वाचक होता है, ठीक है सर। जैसे गो शब्द है ना, गो शब्द का एक ही वाचक है पंडित जी, है कि नहीं, गधे का तो वाचक होगा नहीं, होगा क्यों जी, नहीं भैया। है? अब आगे संकेत चतुर्वेद दो जाते आदि जाते रे बचा, अब ये सब विषय आगे का है, तो हम लोग इसको कल चलाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब कुछ पूछना किसी को, बताओ।